हम बात करते हैं सब्जेक्टिव वेलबींग अक्रॉस कल्चर्स। ऑल जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं हैप्पी रहने की। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये होता है कि किस तरह वो अपना ये ह्यूमन गोल हासिल कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीक़ों से जो है ये हासिल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मोस्ट वेस्टर्न कल्चर के मेंबर्स जो हैं वो इस चीज़ से हाईली फेमिलियर हैं कि हैप्पीनेस क्या होती है। वेस्ट में हैप्पीनेस एक कॉमन टॉपिक है हमारी कन्वर्सेशन का। तो जो और यही प्रॉमिस है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स का, और हमारा अल्टीमेट गोल, लोगों की ज़िंदगी का जो अल्टीमेट गोल है वो भी हैप्पीनेस को ही हासिल करना है। द आइडिया दैट हैप्पीनेस इज़ मोस्ट फुलफिलिंग, कि यही हमें फुलफ़िल करता है और यही एक मीनिंगफुल गोल है ह्यूमन की एग्जिस्टेंस का। ठीक है, जिससे कुछ फॉर ग्रांटेड ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं वेस्टर्न कल्चर्स में। जो एक जनरल स्टेटमेंट है कि ह्यूमन बीइंग्स कोशिश करते हैं हैप्पी रहने की, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और जब रिसर्चर्स इसके बारे में डिफरेंट कल्चर्स में इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो फिर इन्हें ये समझ आती है, जैसे कि एड डाइनर और उसके कोलीग्स ने एक कॉलेज स्टूडेंट्स, चाइनीज़ कॉलेज स्टूडेंट्स और वेस्टर्न कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें चाइनीज़ कॉलेज स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ ऑफन डू यू थिंक अबाउट हैप्पीनेस। तो रफली 1 आउट ऑफ 10 जो हैं उन्होंने हाईली एजुकेटेड चाइनीज़ रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है कि वो कितने हैप्पी हैं अबाउट देयर लाइफ। अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट्स के से पूछा गया जब यही क्वेश्चन, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हैप्पीनेस के बारे में वो बहुत दफ़ा सोचते हैं, एक हफ़्ते में ही वो बहुत दफ़ा सोचते हैं। जबकि वो चाइनीज़ जो बहुत एजुकेटेड हैं उनमें सिर्फ 1 आउट ऑफ 10 ने ये कहा कि हमने कभी सोचा ही नहीं है। ठीक है, हैप्पीनेस एक चेरिश्ड गोल है, एक वो डिग्री टू विच इट इज़ इम्प्रिंटेड इन अ पर्सनस माइंड। ठीक है, हर डिफरेंट कल्चर में वो अपनी हैप्पीनेस को कुछ और समझता है। हमारे कल्चर में हम हैप्पीनेस को कुछ और समझते हैं, इसी तरह ये कल्चर्स और कल्चर्स में डिफरेंट किया जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ साइंटिफिक रिसर्च सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझनी होगी कि असल में हैप्पीनेस क्या होती है। तो अगर हम अपनी साइकोलॉजी में देखें तो साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ की जाती है सब्जेक्टिव वेलबींग। ठीक है, एक फील्ड है अलग सब्जेक्टिव वेलबींग। अब इसके लिए हमें सब्जेक्टिव वेलबींग क्या है। सब्जेक्टिव वेलबींग में 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ है लाइफ की सेटिस्फेक्शन, अ कॉग्निटिव एवेल्यूएशन ऑफ वंस ओवरऑल लाइफ, कि हमारी ओवरऑल लाइफ क्या है, हम अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाई हैं। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस, हमारे पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस की प्रेजेंस और हमारे नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस की एब्सेंस होती है सब्जेक्टिव वेलबींग, जिसे हम SWB भी कहते हैं। ठीक है, एक पर्सन डिस्क्राइब करता है एज इंजॉइंग अ हाई लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग। अगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है तो वो हाई लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग को शो करता है। फ्रीक्वेंटली अगर वो पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे कि जॉय है, अफेक्शन है, तो या फिर वो नेगेटिव इमोशंस फील कर रहा है, जैसे कि एंजाइटी है, सैडनेस है। ठीक है, सब्जेक्टिव वेलबींग का एक हॉलमार्क ये है कि ये जज किया जाता है इंडिविजुअल के अपने पर्सपेक्टिव से, कि उसका अपना पर्सपेक्टिव क्या है। था सब्जेक्टिव वेलबींग एक पर्सन की सब्जेक्टिव परसेप्शन है, उसके अपने बारे में उसकी परसेप्शन है विदाउट एनी रीज़न कि ये क्यों है, अबाउट हर ओन वेलबींग। ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंस दी जाती है इसको कि उसकी अपनी परसेप्शन है। ठीक है, जिसको डिफरेंट कल्चरल फैक्टर्स के हिसाब से शेप किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम कल्चर्स आर हैप्पियर देन अदर्स। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर सब्सटेंशियल डिफरेंसेस आते हैं। हर कल्चर में हैप्पियर होने का मतलब अलग होता है, और क्या लेवल है उनके हैप्पी होने का, अब हम इसमें वो लेवल्स उनके पढ़ेंगे। जब हमने इनके लेवल को, सब्जेक्टिव वेलबींग के लेवल को कैलकुलेट किया, तो जो डिफरेंट कल्चर्स के मेंबर्स हैं उनमें एक सब्सटेंशियल डिफरेंस आया। ठीक है, तो एक क्रॉस कल्चर रिसर्च कंडक्ट की गई, जिसमें डाटा सैंपल से हमने कलेक्ट किया, जिस डाटा में 6000
कॉलेज स्टूडेंट्स थे फ्रॉम 43 नेशंस। उनकी जो मेन लाइफ सेटिस्फेक्शन की रेटिंग है 7 पॉइंट स्केल है, ठीक है। और उस पर उनकी रेटिंग क्या है, उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन की रेटिंग क्या है, 3.3 है चाइना में, 5.4 है नीदरलैंड्स में, इस सैम्पल के हिसाब से। नेशंस डिफ़र सिर्फ सब्जेक्टिव वेलबिंग में नहीं करते इन हाउ मच सब्जेक्टिव वेलबिंग दे एक्चुअली एक्सपीरियंस, बट दे ऑल्सो हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द आइडियल लेवल्स ऑफ सब्जेक्टिव वेलबिंग। नेशंस सिर्फ इस चीज़ पर नहीं जो डिफ़र कर रहे कि कितना सब्जेक्टिव वेलबिंग वो एक्सपीरियंस करते हैं, बल्कि वो इस चीज़ पर भी डिफ़र कर रहे हैं कि वो ओपिनियन क्या रखते हैं, ठीक है, ऑन द आइडियल लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबिंग, कि उनका आइडियल लेवल क्या है। आइडियल लेवल यानी उनके नॉर्म्स क्या हैं हैप्पीनेस के बारे में या सब्जेक्टिव वेलबिंग के बारे में, ठीक है। ब्राज़ीलियंस में 6.2 है फॉर एग्ज़ाम्पल, कि ये बहुत डिज़ायरेबल है तो एक्सपीरियंस अ पॉजिटिव इमोशंस, जबकि चाइनीज़ में 4.5 ये बताता है कि उनमें इतना इंथुजियाज़म नहीं है कि वो पॉजिटिव इमोशन को हासिल करें, उनमें इतनी जिद्दोजहद या वो कोशिश नहीं करेंगे कि वो पॉजिटिव इमोशंस को हासिल करें, ठीक है। वन नोटेबल फाइंडिंग इज़ दैट के नेशंस में जो नॉर्म्स हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट के, जितने भी नॉर्म्स हैं वो कोरिलेट करते हैं लेवल ऑफ पॉजिटिव इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, इन एवरीडे लाइफ। क्या कितने पॉजिटिव इफ़ेक्ट वो एक्सपीरियंस करते हैं ये कोरिलेट करता है उनके नॉर्म्स फॉर पॉजिटिव इफ़ेक्ट। फॉर इंस्टेंस जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट नेशंस में, वो हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं वही एक्सपीरियंस भी करते हैं पॉजिटिव इमोशंस को, जिनका हाई नॉर्म है जो वो हाई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। सच अ रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड नॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव इफ़ेक्ट, ठीक है। ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स का नॉर्म्स और एक्सपीरियंस का रिलेशन जो है ये सिर्फ पॉजिटिव इफ़ेक्ट के लिए होता है। अब कल्चर्स डिफ़र क्यों करते हैं सब्जेक्टिव वेलबिंग में। ट्रेडिशनली काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने इस फैक्ट को पॉइंट आउट किया कि हैप्पियर नेशंस ही वेल्दियर भी होते हैं। नो डाउट कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इनकम के साथ और सब्जेक्टिव वेलबिंग की, कि जो रिचर होगा वो हैप्पियर होगा, मगर ये आर्ग्यूमेंट एक इनकम्प्लीट आर्ग्यूमेंट है। एक इशू ये है कि रिच नेशंस इकोनॉमिकली बेटर ऑफ हैं, बट दे ऑल्सो पोजेसेस वेरियस नॉन मटीरियलिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स। उनके अंदर कुछ नॉन मटीरियलिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं सब्जेक्टिव वेलबिंग में, जैसे कि ज़्यादा स्टेबल होना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना और ज़्यादा राइट्स देना। हैंस ये एक कम्प्लीटली क्लियर लिंक नहीं है कि नेशनल वेल्थ और सब्जेक्टिव वेलबिंग उससे कॉज होगी अगर वो वेल्दियर होंगे। अब ये क्लियर नहीं है कि क्या ये जो हैप्पीनेस है या जो सब्जेक्टिव वेलबींग है वो नेशनल वेल्थ से लिंक करती है और ये कॉज होती है मटेरियल के एफ्लुएंस से, या क्या ये अदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ से अफेक्ट करती है। कॉज जो हमारी सब्जेक्टिव वेलबींग है, क्या ये मटेरियल एफ्लुएंस से जो है वो कॉज होती है या पॉजिटिव क्वालिटीज़ से, ठीक है। सेकेंडली देयर आर क्लस्टर ऑफ नेशंस जो ये चैलेंज करते हैं कि इनकम जो है वो मतलब इनकम अच्छी हो तो उतनी सब्जेक्टिव वेलबिंग ज़्यादा होगी। सब्जेक्टिव वेलबिंग रिपोर्ट्स जो हैं ईस्ट एशिया, जो एफ्लुएंट ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनमें लोवेस्ट है, ठीक है। जापान जैसे कि है, ठीक है एग्जांपल, वेयर एज इंडिविजुअल्स जो कि लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं जैसे कि पुर्टो राइको रिपोर्ट सब्जेक्टिव वेलबिंग उनकी काफ़ी हाई है दैन देयर इकोनॉमिक स्टैंडिंग सजेस्ट। उनकी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ये सजेस्ट नहीं करते थे कि उनकी इतनी सब्जेक्टिव वेलबिंग होनी चाहिए, मगर वो उनकी सब्जेक्टिव वेलबिंग उनके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स से ज़्यादा है। फाइनली बट वेरी इंपॉर्टेंटली एक सर्टेन इनकम लेवल है इकोनॉमिक फैक्टर्स कि एक इनकम के एक लेवल के बाद जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ना वो बिल्कुल अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं प्रिडिक्ट करने की कि सब्जेक्टिव वेलबिंग ज़्यादा होगी या कम होगी। वंस अगर एक नेशन रिच है, अपने लोगों की
मतलब अगर एक नेशन इतना रिच हो गया है कि वो अपने लोगों की नीड्स को पूरा कर सके तो उनकी फर्दर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, मगर ये गारंटी नहीं करती है कि उनकी सब्जेक्टिव वेलबींग भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म और सब्जेक्टिव वेलबींग। एक कल्चरल डायमेंशन जो स्ट्रांगली रिलेट करती है सब्जेक्टिव वेलबींग के साथ, वो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म है। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स जैसे कि यूएस या वेस्टर्न नॉर्दर्न यूरोप है, इंडिविजुअल्स को एक राइट है, एक फ्रीडम है, उनकी एक यूनिक फीलिंग्स हैं, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। जबकि कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज़ में ईस्ट एशिया, सेंट्रल या साउथ अमेरिका में जो गोल्स हैं या जो उनकी नीड्स हैं वो उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से होती हैं, उनकी वैल्यूज़, उनकी थॉट्स, उनकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से है, ठीक है। तो थियोरेटिकली देयर आर कॉस्ट एज वेल एज बेनिफिट्स जो कि पर्सनल फ्रीडम के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में फ्रीडम तो ज़्यादा है, पीपल फ्रीली चूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल गोल्स, अपने लाइफस्टाइल को, मगर क्योंकि उनको सोशल सपोर्ट नहीं है तो उनका अगर कोई भी लाइफ में एडवर्स इवेंट आता है तो उसमें उनका बहुत स्वेयर नेगेटिव कंसेक्वेंस होगा, जैसे कि सुसाइड भी हो सकता है। मगर कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट होता है, मगर उनका एक स्ट्रेसफुल इवेंट है कि उनके पास फ्रीडम नहीं है, वो पर्सनली रिवॉर्डिंग गोल्स को नहीं कर सकते, उनके पास हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करना वो वाली बात नहीं है। उसके बाद रिसर्चेस कंडक्ट की गई तो ये पता लगा कि जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी हैप्पियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स। अब ऐसा क्यों है? एक एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडिविजुअलिस्टिक नेशंस जो हैं वो रिचर हैं कलेक्टिविस्टिक नेशन से। तो एक चीज़ जो हमने पहले भी पढ़ी कि रिचर जो है वो हैप्पियर होंगे, इसलिए भी। और जैसे कि ऑब्जेक्टिव लाइफ उनकी, ठीक है, उनकी एक ऑब्जेक्टिव लाइफ है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि देयर आर टू मैनी एफ्लुएंट कलेक्टिव नेशंस, इतने इकोनॉमिकली नहीं होते हैं, तो इसलिए भी। अब इसी बात पर, इनकम वाली बात पर डाइनर एट ऑल ने कहा कि नेशन अगर अपनी इंडिविजुअलिज्म को स्टैटिस्टिकली कंट्रोल कर ले तो उसकी इनकम जो है वो सब्जेक्टिव वेलबींग को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि कोई और रीज़न है इनकम के अलावा जो हमारी हाई सब्जेक्टिव वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती है कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में ज़्यादा है। तो अब वो कौन सी रीज़न है और कौन सी चीज़ है जो कंट्रीब्यूट कर रही है? तो इसका आंसर ये है। अब सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात आती है माइंड में कि हाई सेंस ऑफ पर्सनल चॉइस हो, फ्रीडम होगी। तो जो रिलायबल सोशल सेफ्टी नेट है हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में, तो वो तो कभी कभार है, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं, ये जो बैड लाइफ इवेंट्स होते हैं वो तो ओकेजनली आते हैं। वेयर एज जो पर्सनल गोल्स हैं वो तो हमारी डेली एक्सपीरियंस पर हैं, वो हम करते रहते हैं, हमारी फ्रीडम है, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी ये है कि डिज़ायर टू बी हैप्पी इंडिविजुअलिज़म्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में इसलिए क्योंकि उनमें पर्सनल फ्रीडम है, उनमें अपॉर्चुनिटी है, उनके पास हर पर्सन अकाउंटेबल है अपनी हैप्पीनेस के लिए। बीइंग अनहैप्पी एक सच एज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एक इनडायरेक्टली एडमिटिंग है कि वो एबल ही नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो नहीं कर सकते, उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है, उनकी वैल्यूज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो कलेक्टिविस्टिक चीज़ में ये चीज़ आ जाती है कि वो अपनी हैप्पीनेस के लिए ख़ुद अकाउंटेबल ही नहीं है, मगर इंडिविजुअलिज़म में वो अपनी हैप्पीनेस के लिए ख़ुद अकाउंटेबल हैं। अब हैप्पी होना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअलिस्टिक जो है, जब बीइंग मोर ईगर टू बी हैप्पी, तो इंडिविजुअलिस्टिक जो है वो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपने आप को चांस देते हैं खुश रहने का। वो एवेल्यूएशंस करते हैं अपनी लाइफ की, अब वो कोशिश करते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने अंदर एक पॉजिटिव स्पिन लाने की, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक में एक एग्जांपल दें कि जॉन जो है वो कैन ड्राइव अ गोल्फ बॉल ओवर 300 यार्ड्स, और क्रिस जो है वो एक्सीलेंट पास्ता डिश बना सकता है। तो एज़ लॉन्ग एज जॉन और क्रिस जो हैं थिंक दैट एथलेटिक टैलेंट एंड कलनरी स्किल जो है वो सबसे वर्दी पर्सनल क्वालिटी है उनकी, तो वो अपने अंदर फील
करेंगे, अच्छा फील करेंगे, ये उनकी एक अलग क्वालिटी है। दिस इज़ वन इफ़ेक्टिव वे टू फील पॉजिटिव अबाउट द सेल्फ। ठीक है, वो अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो ये उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी की वजह से है। और एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके खुश होने के, उसको रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि जॉन कहता है कि मैं हैप्पी हूँ बिकॉज ऑफ एक्स, वेदर उसकी कोई प्राइवेट रीज़न हो, तो अब इंडिविजुअलिस्टिक वाले सारे ये कहेंगे कि ही इज़ अ हैप्पी मैन। टिपिकली इस तरह रिएक्ट करेंगे कि वो डिक्लेयर करेंगे ही इज़ एन हैप्पी मैन। जबकि कलेक्टिविस्टिक कल्चर में जो अचीवमेंट है हम उसको ज़्यादा लेते हैं, वही हमारी पर्सनल हैप्पीनेस है। जैसे कि कोरियन टीनेजर्स ये बिलीव करते हैं कि देयर इज़ ओनली वन स्पेसिफिक अचीवमेंट जो उन्हें हैप्पी कर सकती है। जैसे कि वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे तो दैट कॉज हैप्पीनेस। तो ये एक सोशली इस्टेब्लिश्ड क्वालिफ़िकेशन है, ये उनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है हैप्पीनेस की, विच मीन्स मैनी पीपल डू नॉट मीट दिस कंडीशन। उनको बाउंड रहना पड़ेगा कि वो डिससेटिस्फाई फील करें, वो अनहैप्पी फील करें, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, पर्सनल फ्रीडम नहीं है उनके पास, उनके स्टैंडर्ड्स हैप्पीनेस के और हैं। ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से हैं। तो एट लास्ट अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव वेलबींग में एक पर्सनल फ्रीडम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कोरिलेट्स ऑफ हैप्पीनेस। अब कोरिलेट्स ऑफ हैप्पीनेस में दो बातें की गई हैं। एक तो बात की गई है सेल्फ इस्टीम की और एक बात की गई है कंसिस्टेंट सेल्फ आइडेंटिटी की। तो जो कल्चर्स हैं वो डिफ़र करते हैं सब्जेक्टिव वेलबींग के मेन लेवल पर। ठीक है, उनकी हैप्पीनेस के जो है वो उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पर बेस करती है। तो हमने देखा नॉर्थ अमेरिकन पार्टिसिपेंट्स में काफ़ी सारे रिसर्चर्स ने रिसर्च की, तो सेल्फ इस्टीम को देखा गया और कहा गया कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैप्पीनेस के लिए। जब देखा गया तो पता चला कि काफ़ी सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर लोगों को ये भी नहीं पता कि सेल्फ इस्टीम एक्चुअली में होती क्या है, वो सेल्फ इस्टीम के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। ठीक है, इट माइट बी सरप्राइज यू कि काफ़ी कल्चर्स में सेल्फ इस्टीम का पता ही नहीं है। कि बाद में ये क्वेश्चन अराइज किया गया कि क्या जो सेल्फ इस्टीम है वो हर कल्चर में इक्वली क्रिटिकल है, तो आंसर है नो, क्योंकि रिसेंट फाइंडिंग्स के हिसाब से सेल्फ इस्टीम जो है वो स्ट्रांगली रिलेट करती है सब्जेक्टिव वेलबींग के साथ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में। बट जब हम कलेक्टिविस्टिक कल्चर की बात करें तो उसमें ये लिंक नहीं करती है, क्योंकि हम एक एग्जांपल देते हैं, एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट है इंडिया की। फॉर इंस्टेंस, डायनर ने फेल टू फाइंड एनी सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन सेल्फ इस्टीम एंड सब्जेक्टिव वेलबींग। ठीक है, एक अदर जो एक और साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसे हम सब्जेक्टिव वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट कहते हैं, वो कंसिस्टेंट सेल्फ आइडेंटिटी है। अब कंसिस्टेंट सेल्फ आइडेंटिटी सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक जो कल्चर है उसमें हो सकती है, क्योंकि उनका अपना एक अपने बारे में पर्सनल मीनिंग होता है, गाइडेंस होती है, वो सेल्फ प्ले करते हैं, कि उनका वाइटल रोल है एवरीडे लाइफ में। वो अपने सेल्फ सिस्टम को मेंटेन करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज रखते हैं। मगर एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर में हमें सबके साथ रहना है, एक हारमोनियस रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ बनाना है। इसका मतलब है कि हमें हमारा जो सेल्फ है उसे फ्लेक्सिबल करना होगा, सोशल सिचुएशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। हमें हार्मनी को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस में अपने सेल्फ को चेंज करना होगा, जिसका मतलब है कंसिस्टेंसी ख़त्म। ठीक है, जैसे कि एक रिसर्च की गई कोरियन और अमेरिकन स्टूडेंट्स के सेल्फ व्यू पर, तो उन रिलेशन समझने के लिए सब्जेक्टिव वेलबींग का जैसे कि प्रिडिक्ट किया गया था, कोरियंस सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फ्लेक्सिबल थे एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन, और जैसे कि सस्पेक्ट किया गया था उनमें जो डिग्री ऑफ आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी थी, वो इंडिविजुअल सब्जेक्टिव वेलबींग का जो लेवल था वो बेटर था एज़ कम्पेयर टू वो अमेरिकन का बेटर था एज़ कम्पेयर टू कोरियंस। ठीक है, तो जो मेन की पॉइंट है वो ये क्लेम करता है कि जो सोशल थ्योरीज थी उसके हिसाब से वो लोग जो कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रखते हैं वो हायर लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग को इंजॉय करते हैं। मगर जितना इन थ्योरीज ने, क्लासिकल थ्योरीज ने ओवर एस्टिमेट कर दिया था साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंसिस्टेंसी, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है इन सब्जेक्टिव वेलबींग। एक्चुअली ना ही सेल्फ इस्टीम और ना ही जो कंसिस्टेंट वेलबींग सोशल सेल्फ आइडेंटिटी है वो इम्पॉर्टेंट है।
सब्जेक्टिव वेलबिंग में, जैसे कि इन थ्योरीज ने एज्यूम किया था। जो फाइंडिंग्स हैं वो ये बताती हैं कि जो हम किस तरह हैप्पी, इस टाइम में हैप्पी किस तरह होते हैं, हम इन फ्यूचर कैसे हैप्पी होंगे, कौन से पाथवे यूज़ करेंगे, किस तरह मोटिवेट होंगे हम अभी हैप्पी होने के लिए या फ्यूचर में। तो ये सब कल्चरली वेरिएट करता है, ठीक है। इसके बारे में हमने एक्सपेरिमेंट भी किया कि जो लोग अपन फ़न या इंजॉयमेंट के लिए अपने गोल्स को फॉलो करते हैं, वो जब उस गोल को हासिल कर लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। और वो इंडिविजुअल्स जो अपने गोल्स या अपने जो गोल्स हैं उनको फॉलो करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, वो जब गोल अटेन हो जाता है तब भी हैप्पी नहीं होते। मगर रीसेंट स्टडी ने ये बताया, जो कि एशियन अमेरिकन और जापानीज़ पर की गई, कि वो लोग जो अपने गोल्स को फॉलो करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, वो जब गोल अटेन कर लेते हैं वो तब भी खुश होते हैं। और वो लोग जो सिर्फ एंजॉयमेंट और फ़न के लिए अपने गोल्स को फॉलो करते हैं, वो गोल अटेन करने के बाद भी खुश नहीं होते। इसी मेथड, इन्हीं सब चीज़ों को हमने जो है एक मेथड जो है हमने फॉलो किया और हमने एक और एक्सपीरियंस देखा। असाकवा और सिस्क जेंस्मिथाले ने ये फाउंड किया कि जो एशियन अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं वो हैप्पी होते हैं जब वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं जो उनके इम्पॉर्टेंट फ्यूचर गोल से रिलेट करती है। मगर कोकेशियन स्टूडेंट्स हैप्पी होते हैं जब वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं सिर्फ उस टाइम के लिए। मगर जब वो फ्यूचर गोल्स के बारे में एक्टिविटीज़ होती हैं और उसमें इंगेज होते हैं तो वो अनहैप्पी होते हैं, ठीक है। तो यही सारी फाइंडिंग्स थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे जजमेंट ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन। एक और कल्चरल डिफरेंस इमर्ज होता है जब लोग जजमेंट करते हैं अपनी लाइफ सेटिस्फेक्शन के बारे में, ठीक है। ये एक बहुत कॉग्निटिव एफर्ट वाला प्रोसेस है कि अपनी लाइफ को जज किया जाए और उसके बारे में ये कहा जाए कि वो सेटिस्फाई थी या नहीं। थियोरेटिकली एक पर्सन जो है वो अपने लाइफ डोमेन के बारे में सोचता है, फिगर आउट करता है आप अपनी हर डोमेन को, और फिर अपनी मेंटली सब एवेल्यूएशंस को कंबाइन करता है इन अ न्यूमेरिक रिस्पॉन्स। रेयरली वो इंडिविजुअल्स जो गो थ्रू करते हैं इस प्रोसेस को, ये एक मेंटल शॉर्टकट बनाते हैं और उस पर रिलाई करते हैं, ठीक है। अब सेल्फ डिफाइनिंग क्यू एक इंडिविजुअल के लिए जो है वो सेलिएंट होता है। कल्चर, अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के बारे में बात करें तो जो सेल्फ लाइफ सेटिस्फेक्शन है, इसको हम कहते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में इंटरनल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। यानी कि उनके जो इंटरनल एट्रीब्यूट्स हैं, इनके इमोशंस हैं, वो की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके सेल्फ को बनाने में, और इसीलिए वो पर्सन ईजिली अटेंशन उस पर फोकस कर लेते हैं। मगर कलेक्टिविस्टिक कल्चर में सोशल एलिमेंट सेल्फ का जो है, जैसे कि अदर पर्सन्स एवेल्यूएशन या जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो ही उनको बताते हैं कि वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनकी है या नहीं। तो ये कल्चरल डिफरेंस इसमें आ जाता है कि ये बताता है कि इंडिविजुअलिस्टिक जो है वो अपनी लाइफ को बेस करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने इमोशंस की सेटिस्फेक्शन पर, कि क्या वो उस टाइम खुश हैं। यानी कि वो ये सोचते हैं, वो ये लॉजिक अडॉप्ट करते हैं कि अगर मैं अभी खुश हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी ओवरऑल लाइफ जो है वो एक सेटिस्फाई गुजर रही है। मगर जो कलेक्टिविस्टिक है वो ये सोचते हैं कि क्या दूसरे लोगों ने हमें अप्रूव किया, जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हमारा वो ज़िंदगी गुजारने का तरीका ठीक था। यानी कि वो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनको सोशल नॉर्म्स की बेसिस पर फॉलो करते हैं, ठीक है। के बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो सिंस लोगों ने जब एबिलिटी ये हासिल की कि वो दूसरों से कम्युनिकेट कर सके, तो हैप्पीनेस जो है वो एक टॉपिक बन गया डिबेट और डिस्कशन का। ये एक बहुत एंशियंट टॉपिक है, मगर अब इसको साइंटिफिकली स्टडी किया जा रहा है। तो जो मेजर फाइंडिंग्स हमें सब्जेक्टिव वेलबींग की फील्ड से पता चली वो ये हैं कि वो लोग जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर को अडॉप्ट करते हैं वो हैप्पी रहते हैं, और देन दोज जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में लिव कर रहे हैं। और दूसरा ये पॉइंट है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स करेक्टराइजिंग द सेल्फ, जैसे कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंसिस्टेंसी है, वो ज़्यादा रेलिवेंट है हैप्पीनेस से देन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक देन टू हैप्पीनेस ऑफ कलेक्टिविस्ट। जो सेल्फ वैल्यूएशन है हैप्पीनेस की,
वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज़ और एक्सपीरियंसेस अक्रॉस कल्चर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, यही कंक्लूजन था। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च ऑन द 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिफाइन किया जाता है एज डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेंडेंसीज टू शो कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। ठीक है, इसमें काफ़ी वोकेबलरी ट्रेट्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, इसमें इसकी बात की गई है, जैसे कि नर्वस, इंथुजियास्टिक, ओरिजिनल, एकोमोडेटिंग, केयरफुल, टू डिस्क्राइब देम सेल्व्स एंड अदर्स। ठीक है, एल्पर्ट और ऑडबर्ड ने आइडेंटिफाई किए थे 4000 ट्रेट्स नेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड सिमिलर लिस्ट उन्होंने और भी कंपाइल की थी फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस जैसे कि टर्किश और चाइनीज़। मगर ये ट्रेड्स के हर लैंग्वेज पर यानी कि 4000 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ में उसे कंडक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। तो इसको हमने इन चीज़ों को हमने 5 जो है ना वो फैक्टर्स पर ख़त्म किया। इन शॉर्ट हमने इनके ब्रीफ फॉर्म बनाई, पर्सनालिटी ट्रेट्स को स्ट्रक्चर किया, कॉम्प्रिहेंस या प्रिमनाइज स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके पर्सनालिटी की रिसर्च को। अब ये 5 फैक्टर्स क्या थे, 5 डायमेंशंस क्या थी? ये थी न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीएबलनेस, कंसाइजनेस। ठीक है, इसे कहा जाता है 5 फैक्टर मॉडल। वो इंडिविजुअल जो न्यूरोटिसिज्म पर हाई हैं वो एंशियस होते हैं, ठीक है, और इजीली डिप्रेस हो जाते हैं, इरिटेबल होते हैं। लो होते हैं जो न्यूरोटिसिज्म में वो काम और इवन टेम्पर्ड होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स लाइवली होते हैं, चेयरफुल होते हैं, सोशिएबल होते हैं। इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो सोबर और टैक्टिटर्न होते हैं। ओपननेस वाले जो हैं वो थोड़े क्यूरियस होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। और क्लोज्ड पीपल आर कन्वेंशनल और डाउन टू अर्थ होते हैं। ठीक है, जो ओपननेस जो है उसमें तो वो क्यूरियस हैं, ओरिजिनल हैं, मगर जो क्लोज्ड होते हैं वो कन्वेंशनल और डाउन टू अर्थ होते हैं। एग्रीएबलनेस जो है ये करेक्टराइज बाय ट्रस्ट, कंपैशन और मोडेस्टी। और कंसाइजनेस इज सीन इज ऑर्गेनाइजेशन, पंक्चुअलिटी एंड पर्पसफुलनेस। ठीक है, ओरिजिनली ये जो 5 फैक्टर मॉडल है इसको डिस्कवर किया गया था थ्रू एनालिसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेड नेम्स, और इससे हम इंडिविजुअल्स को मेजर करते हैं, हम उनको एक स्टैंडर्ड देते हैं, 5 फैक्टर्स का स्टैंडिंग देते हैं, ठीक है, और उनसे पूछते हैं कि वो अपने आप को इन एडजेक्टिव्स की बेसिस पर रेट करें। ये और इसे हम जो पर्सनैलिटी है इसको हम मेजर कर सकते हैं क्वेश्चनर्स के ज़रिए भी, जिसमें रिस्पोंडेंट जो है वो इंडिकेट करता है। देखते हैं कि किस एक्सटेंट तक हम उनसे पर्सनैलिटी क्वेश्चनर्स फिल करवाते हैं, देखते हैं कि किस एक्सटेंट तक वो एक्यूरेटली अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स, उनकी फीलिंग्स और बिहेवियर्स की बेसिस पर, करेक्टरिस्टिक्स और थॉट्स की बेसिस पर वो किस तरह अपने आप को एक्यूरेटली जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद वाइड वेराइटी ऑफ मेजर्स ऑफ 5 फैक्टर मॉडल को भी डेवलप किया गया, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज़ किया गया वो रिवाइज्ड न्यूरोटिसिज्म और एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस, पर्सनालिटी इन्वेंटरी मेथड था, ठीक है, जो कि NEOPIR मेथड है, ठीक है, जो 30 स्पेसिफिक ट्रेट्स को असेस करता है, 6 फॉर ईच ऑफ 5 फैक्टर्स। ठीक है, ये मेजर करता है नॉर्मल पर्सनालिटी ट्रेट्स को। द 5 फैक्टर मॉडल अक्रॉस कल्चर पढ़ते हैं, तो 5 फैक्टर मॉडल को अमेरिकन ने डिस्कवर किया था, इसलिए ये एक अमेरिकन सैम्पल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट था जो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेट पर बेस करता था। तो ये एक रीज़नेबल क्वेश्चन था कि हम उनसे पूछे कि क्या ये एक अमेरिकन स्ट्रक्चर ही है या क्या ये सब ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई हो सकता है। तो गॉथरी और बैनेट ने 1971 में एक स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया था पर्सनालिटी परसेप्शन अमंग फिलिपाइंस पर। तो उसमें एक कंसीडरेबल रिसर्च ऑन दिस क्वेश्चन की गई। तो लेक्सिकल स्टडीज़
कंडक्ट की गई, जिसमें एग्जामिन किया गया कि जो फैक्टर्स हैं मिक्स्ड रिजल्ट्स आए, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जन है, एग्रीएबलनेस है, कंसाइजनेस के जो फैक्टर्स हैं वो तो हमेशा अपीयर हुए, मगर जो न्यूरोटिसिज्म और ओपननेस है वो कभी कभार नहीं अपीयर हुआ। तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या वो स्टडीज़ के अंदर फैक्टर्स मिसिंग हैं, कल्चर में से मिसिंग है, या वो एडजेक्टिव ही स्टडी में नहीं होना चाहिए था। तो डेफिनेटिव रिजल्ट्स जब आए तो NEOPIR को यूज़ किया गया, इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसलेट किया गया मोर देन 40 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में। इस पर काफ़ी सारे 30 कल्चर्स जो हैं फ्रॉम जिम्बाब्वे टू पैरो कंडक्ट किए गए इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, मगर फेलियर हुआ, ठीक है। मगर इनफैक्ट इन एवरी केस स्टडी रीज़नेबल अप्रॉक्सीमेशन जो है वो हमें मिली। इन दिस सेंस जो 5 फैक्टर मॉडल है वो एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर था और वो हर क्रॉस कल्चर रिसर्च में यूज़ किया जा सकता था। इसकी 2 इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस थी। सबसे पहली तो ये कि ये 5 फैक्टर था, यूनिवर्सल था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें एडिशनल पर्सनालिटी फैक्टर्स को नहीं कर सकते या इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स को नहीं हम स्टडी कर सकते, जैसे कि च्यूंग और लैंग 1998 में इन्होंने आर्ग्यू किया। मगर और सेकंड पॉइंट ये है कि वो फैक्टर्स जो इमर्ज होते हैं NEOPIR से वो भी एडमिनिस्ट्रेट किए गए। दे में ये हर कल्चर में इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर कुछ कल्चर में इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ओपननेस और टू एक्सपीरियंस कम हो, मे बी लिटिल कॉन्सिक्वेंस इन ट्रेडिशनल कल्चर्स, जबकि जो लाइफ ओपिनियंस है लिमिटेड। इसके बाद आता है एज और जेंडर डिफरेंसेस। अगर हम इसके अंदर मैयर करें तो स्टडीज़ जैसे कि एडल्ट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर अगर हम स्टडी करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये स्टडी हुई और उसने ये सजेस्ट किया कि एक नोटिसेबल चेंज आता है मीन लेवल ऑफ ऑल दीज 5 फैक्टर्स एडोलसेंस के एज में और अबाउट द एज ऑफ 30। जो न्यूरोटिसिज्म है, एक्सट्रोवर्जन है और ओपननेस है, ये डिक्लाइन करती है, जबकि जो एग्रीएबलनेस और कंसाइजनेस है वो इंक्रीज़ करती है। आफ्टर एज ऑफ 30 यही सेम ट्रेंड रहता है, मगर बट एट अ मच स्लोअर पेस। इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स 30 ईयर्स ओल्ड जो है वो रिजेंबल करते हैं 70 ईयर ओल्ड और मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मगर इनका जो ओरिजिन है वो क्लियर नहीं है। जो चेंजेस फीचर्स की वजह से आते हैं ऑफ अमेरिकन कल्चर विद इट्स डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ सोशलाइजेशन, उनकी रिक्वायरमेंट एट ईच एज, उनका इंट्रिंसिक पैटर्न, मैच्योरेशन, ठीक है, ये सब डिफरेंट है। तो क्या ये चेंजेस उनकी वजह से हैं, क्या ये फीचर्स उसकी वजह से हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अराइज होता है। अगर काफ़ी ज़्यादा एज पैटर्न में डिफरेंसेस आते तो हम ये सस्पेक्ट कर सकते थे कि जो एज डिफरेंसेस हैं वो लाइफ एक्सपीरियंस के प्रोडक्ट हैं इन डिफरेंट सोसाइटीज़ विद डिफरेंट हिस्ट्रीज। मगर हमने ये फाइंड किया कि काफ़ी सिमिलर पैटर्न्स हैं और एज चेंज जो है वो इंट्रिंसिक और मैच्योरेशनल प्रोसेस है। वो डाटा, कुछ डाटा जो हमने जर्मनी और जापान, कोरिया, रशिया, टर्की, ब्रिटेन से कलेक्ट किया, उसमें उन्होंने ये एक पैटर्न शो किया कि जो एज डिफरेंसेस हैं वो सिमिलर होते हैं वो सिमिलर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में भी। तो ये अपीयर हुआ कि एडोलसेंस से मिड एडल्टहुड तक जो इंडिविजुअल्स हैं वो एडजस्ट कर जाते हैं, एल्ट्रुइस्टिक हो जाते हैं, बेटर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लेस एंथुसियाज्म, लेस ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस। तो ये चेंजेस जो हैं ये कॉमन है हर जगह पर, ठीक है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एज जो है वो यूनिवर्सल पैटर्न शो कर रहा है तो क्या जेंडर के बारे में क्या बात है। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिन किया गया 26 कल्चर्स में, जहां NEOPIR का रिजल्ट जो है वो हमने सैंपल लिया था मैन और वुमेन्स में। तो ये देखा गया कि जो वुमेन है वो टिपिकली हायर हैं एज कम्पेयर टू मैन इन न्यूरोटिसिज्म एंड एग्रीएबलनेस एज वेल एज सम स्पेसिफिक फैसेट्स, कुछ स्पेसिफिक फेसेट्स ऑफ एक्सट्रोवर्जन और ओपननेस, जैसे कि वार्मथ है और ओपननेस टू एस्थेटिक्स है। और मेन जो है वो हाई स्कोर करते हैं अदर फैसेट्स ऑफ एक्सट्रोवर्जन और ओपननेस, जैसे कि असर्टिवनेस है और ओपननेस टू आइडियाज़ है, ठीक है। तो ये जेंडर डिफरेंसेस आते हैं। कोस्टा और कोलीग्स ने ये एविडेंस फाउंड किया कि काफ़ी जेंडर डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मिनिमाइज हो जाते हैं मॉडर्न प्रोग्रेसिव कल्चर्स में, जैसे कि नीदरलैंड्स हैं, और मैक्सिमाइज हो जाते हैं ट्रेडिशनल कल्चर्स में, जैसे कि साउथ कोरिया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट पैटर्न हमें फाउंड हुआ कि जो एज का डिफरेंस है वो तो यूनिवर्सल है, मगर जो हमारा दूसरा डिफरेंस है, जो हमारा ये जेंडर का डिफरेंस है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये डिफरेंस लार्जेस्ट होता है मॉडर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में।
बहुत पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस भी हैं अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट के बारे में। और जो सबसे ज़्यादा वो रिलेट करता है एट्रीब्यूशन से, कंट्रीज़ जहाँ पर वुमेंस को एक्सपेक्ट किया जाता है टू बी सब सर्वेंट, तो वो एट्रीब्यूट करती हैं लो assertiveness टू देयर रोल एज अ वुमेन रादर देन देयर ट्रेड्स। बाय कॉन्ट्रास्ट जो यूरोपियन वुमेन्स हैं वो लो हैं assertiveness पे, और वो इसको अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट समझती हैं। इसके बाद हम अगर पर्सनैलिटी प्रोफाइल ऑफ कल्चर्स के बारे में बात करें, तो जो अमेरिकन्स हैं उन्हें ब्राश कहा जाता है, जो चाइनीज़ हैं उन्हें मॉडेस्ट, स्कॉट्स को थ्रफ्टी। और ये लोगों के बिलीफ हैं, ये नहीं पता कि ये क्लियर है क्या ये नेशनल स्टीरियोटाइप कैसे अराइज हुई, क्या ये करेक्ट है, बट ये लोगों की बातें हैं। वन मोर साइंटिफिक वे टू करेक्टराइज द पर्सनैलिटी प्रोफाइल ऑफ अ कल्चर, कि उनके ट्रेड्स को मैयर किया जाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ NEOPIR डाटा जो अवेलेबल हुआ था डजन ऑफ कंट्रीज़ को, हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं, हम इनकी पर्सनैलिटीज़ को मैयर कर सकते हैं। जो 5 फैक्टर मॉडल है, हम इसे और भी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अप्लाई करते हैं। इसे हमने यूज़फुल बनाया है पुलिस सिलेक्शन के लिए। न्यूजीलैंड में इसे स्क्रीन विद द इंक्रीमेंट, इसके बाद इसको जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके कॉपिंग और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको क्लिनिकल रेटिंग्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कॉग्निटिव टेस्टिंग के लिए और इंक्रीमेंटल वैलिडिटी के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको पर्सनैलिटी ट्रेट्स प्रिडिक्ट लर्निंग स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है। एडजस्टमेंट अमंग चिल्ड्रंस और उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इसे यूज़ किया गया है। तो मेनली इसे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया गया है इस 5 फैक्टर मॉडल को।